नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हर किसी का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एमबीबीएस में, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए। लेकिन देश में ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी, और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल उन बच्चों के मन में हो सकते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी तो कैसी होगी, और कई सारी मुश्किलें सामने आ सकती हैं, या कई सारे एक जो कहना चाहिए नया रास्ता खुल सकता है हिंदी भाषी छात्रों के लिए, जिन्हें लगता है कई बार कि हम प्रथम वर्ष में जा रहे हैं तो अंग्रेजी एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे ही सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जो आज जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है, कॉलेज में बाकायदा पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। उनके हम जो है विचारों को जानेंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या इससे लाभ होगा। और सभी मेहमानों का आपसे परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से डॉक्टर ए.के. पंचोलिया, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश अग्रवाल। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से अबिदा वर्मा, डॉक्टर अबिदा वर्मा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं। और ग्वालियर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर नितिन जैन, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी मेहमानों का सरल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले डॉक्टर ए.के. पंचोलिया जी, आपसे मैं पहला सवाल लेना चाहूंगा। एमबीबीएस की पढ़ाई जो है अब हिंदी में होगी, तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? हिंदी में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल साइंस शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। और यूनाइटेड किंगडम में से जब एमबीबीएस का डिग्री का ये सब सारे दूसरे देशों के लिए जब शुरू हुआ था, तो वो इंग्लिश ही उसका माध्यम रहा है शुरू से। तो हिंदी में हमने कभी सोचा नहीं था कि हिंदी में इस तरह का होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में कई प्रॉब्लम आ सकती हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आ सकती है, कंफ्यूजन इसका हो सकते हैं जी और कई चीजों का अर्थ गलत निकल सकता है। अगर हिंदी में होते हैं तो जी उसका अर्थ गलत निकल सकता है। और राइटिंग भी काफी डिफिकल्ट हो सकती है अगर हिंदी में होगी तो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में लिखना और बिल्कुल हिंदी में किताब निकालना, ये भी एक बड़ा हास्यास्पद होगा उसमें। बिल्कुल। तो ये बड़ा, और ये हमने पाया है कि जो जो देश अपने लैंग्वेज में मेडिकल साइंस पढ़ाते थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं जा पाए। जैसे मैंने एग्जांपल देखा रशिया का, मैं खुद गया था मॉस्को, जब हमने लेक्चर दिया, तो हम 3 कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया से थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया। रशिया के 2 कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला इंग्लिश में, पर उनकी स्लाइड सारी रशियन में थी। तो वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इससे छात्रों को उसका करियर का नुकसान हो सकता है, इसमें जी संभावना है। जी डॉक्टर राजेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। किस तरीके से देखते हैं आप जो सरकार कदम उठा रही है एमबीबीएस को जो है प्रथम वर्ष में जो है 3 सब्जेक्ट को जो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इसको एक ट्रायल के तौर पर अभी कर रहे हैं, और अगर ये सफल रहा तो आगे अन्य जो वर्ष है उनमें भी इसको शामिल किया जाए। गिरिराज, देखो, ये एक ऐसा पहलू है जिसमें विभिन्न पहलुओं पे हमको सोचना होगा। जी आज KG1 की पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है। बच्चे हिंदी में अंक गणित के अंक तक नहीं बोल पाते हैं। 35 अगर उनसे पूछ लो तो दे डोंट नो कि वो 35 किसको बोलते हैं, या 89 अगर पूछ लो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होती है। जी तो ये मुश्किल जो आनी है वो तो आनी है, परंतु जब मातृभाषा में पढ़ाई होती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी देश में हो, तो उसमें एक तो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है जी और समझना इजी हो जाता है। जो हमारी चिकित्सा संहिताएं लिखी गई है, जो चरक संहिता और आयुर्वेद जितना भी लिखा हुआ है, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ है। जी और संस्कृत को दुनिया की सबसे वृहद और सबसे वेल एक्सेप्टेड लैंग्वेज माना गया है, इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी, कि वो मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होगी। तो हिंदी में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम विल बी कि हम अंग्रेज हो गए हैं, तो अब हमें हिंदी में आने में दिक्कत होगी। जैसे पहले अंग्रेजी शब्दों के, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में, आज भी मुझे कई अंग्रेजी शब्दों का हिंदी मतलब नहीं मालूम होता है, या उसका मतलब क्या होता है नहीं मालूम होता, मैं हिंदी में ढूंढता हूँ। वैसे ही बस अब जो हिंदी में पढ़ाई होगी तो उनका इंग्लिश में मतलब ढूंढना पड़ेगा, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताना पड़ेगा। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। मुश्किलें आएगी,
पर अगर हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं, जो जिनका परिवेश बिल्कुल प्राचीन परिवेश है, और वो बुद्धिमान होते हैं और वो स्कोर भी करते हैं, परंतु इंग्लिश न जानने की वजह से उन्हें उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जब हिंदी अनिवार्य हो जाएगी और इंग्लिश अनिवार्य नहीं रहेगी तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, और हमारी कई प्रतिभाएं, बहुमुखी प्रतिभाएं और सामने आएगी। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अब इसकी सफलता कितनी होगी, क्योंकि अब हमें अंग्रेजी के समुद्र से बाहर निकलना है। जी बिल्कुल। ये 50 साल पहले ये स्थिति की जाती तो ये बात कुछ और होती। आज हम कुछ सब कुछ, अभी मुझे इंग्लिश में वो हिंदी में किसी दवाई का नाम लिखना हो या किसी ऑर्गन का नाम बोलना हो तो सोचना पड़ेगा। तो ये मुश्किलें तो आएगी, जो डॉक्टर पंचोलिया कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से वो मुश्किलें आएगी, परंतु नए जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। डॉक्टर अभिदय, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप जो है बच्चों को काफी समय से पढ़ा भी रहे हैं, आपका क्या इसको लेकर के अनुभव है? अगर हम बात करें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जो है हिंदी में लिए जाएंगे। जी गिरिराज जी, बहुत ही मैं कहूँगा गंभीर विषय है, और काफी सारे शिक्षक जो हमारे जैसे, मुझे आज 15 वर्ष हो गए हैं ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एमडी के छात्रों को पढ़ाते हुए। तो मैं मतलब मेरे लिए शायद ये सोचना और समझना भी बड़ा ही डिफिकल्ट और शायद इम्पॉसिबल के जैसा होगा कि मैं इस नए प्रणाली को एक्सेप्ट कर पाऊं, है ना, क्योंकि पहले मुझे फिर खुद सीखना पड़ेगा, और मैं सीख कर जब बहुत ही एक अच्छी स्थिति में आ जाऊंगा तभी शायद मैं अपने आप को उस काबिल समझ पाऊंगा कि मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा पाऊंगा। तो मतलब शायद अब हमारी जनरेशन के या जो हमारे थोड़े सीनियर रहे हैं उनको इस चीज में जरूर तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा अभी पूरा जो एक ढांचा है वो हमारे दिमाग का ट्रीट करने का, समझने का और उसको व्यक्त करने का, वो एक अंग्रेजी पैटर्न पर बन चुका है। तो इसमें बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमें अब मिली-जुली सरकार का रवैया अपनाना पड़ेगा। जो पंचोलिया सर ने भी कहा और राजेश सर ने भी कहा कि एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में, स्पेशली जैसे हम मध्य प्रदेश में कहें कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अब इसमें अगर कोई भी प्रोफेसर हमारे जैसा किसी बच्चे को समझाता है ना, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो अलग-अलग बॉडी की प्रक्रियाएं रहती हैं, संरचनाएं रहती हैं, वो अगर बच्चों को अंग्रेजी नाम के साथ हिंदी में समझाएं हम, तो शायद वो हमारे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा और बच्चों के लिए तो काफी जो है वो सिंपल रहेगा समझने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि डेफिनेटली जैसा पंचोलिया सर ने कहा कि अंग्रेजी जरूर हमें सेकंड लैंग्वेज रखना है, मगर उतनी जरूर आनी चाहिए ताकि हम एक इंटरनेशनल पटल पर खड़े होकर उनको अपनी बात बता सकें या उनकी बात समझ सकें। और साथ ही हमें अपनी मातृभाषा का भी ध्यान रखना है जिसको समझने में हमें काफी आसानी होती है और समझाने में भी हमें काफी आसानी रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने जो है सभी जो जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी ने अंग्रेजी में एमबीबीएस की पढ़ाई की है। आप सामाजिक विषयों पर लिखते भी रहते हैं, बेबाक तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस निर्णय को, और आपका व्यक्तिगत क्या मानना है इसको लेकर? गिरिराज जी नमस्कार, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ में जो पैनलिस्ट हैं काफी सीनियर डॉक्टर हैं और उनका वृहद अनुभव है। मैं डॉक्टर होने के साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और कई सारे चीजों पे अपनी राय भी व्यक्त करता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में कार्य भी करता हूँ। पहली बात तो मैं अभी सभी लोगों के सामने ये रखना चाहूंगा कि हम सभी ने सुना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इस चीज की आवश्यकता पड़ क्यों रही है?
क्या वाकई में कोई आवश्यकता है? क्या कोई मेडिकल स्टूडेंट्स ने कभी आकर किसी टीचर को ये बोला कि साहब हमें हिंदी में पढ़ाइए? या ये आविष्कार क्यों किया जा रहा है? जी। दूसरी बात, रही बात भारतीय पद्धति, भारतीयता, हिंदी, उसके लिए एक हमारे पास एक सेपरेट पूरी की पूरी डिवीजन है जिसको आयुर्वेद बोलते हैं। चरक संहिता है, फादर ऑफ सर्जरी भी हमारे यहाँ पे आयुर्वेद से निकले हुए हैं, सुश्रुत जी हैं, इनके बारे में बहुत लिखा गया है और बहुत पुरातन पद्धति है। संस्कृत में कई सारे लेख उपलब्ध हैं और ये सिस्टम जो आयुर्वेद सिस्टम है एलोपैथी के साथ में पैरेलल चल रहा है। जी। तो क्या ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद हिंदुत्व और हिंदी की परिभाषा को पूर्ण नहीं कर पा रहे, जो हम एलोपैथी का आयुर्वेदकरण या हिंदीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? जी। क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर उनके विशेषज्ञों से कोई राय ली गई है? जी। एलोपैथी के विशेषज्ञों से, या इतने प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश में, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं और इस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के इतने सारे विशेषज्ञ हैं जी। क्या कभी उनसे चर्चा की गई है? मैं आपके सामने एक चीज लाना चाहूंगा जी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, विश्व भर में अगर कहीं पे भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो पहला सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। और आपको गर्व होगा ये सुन के कि भारतवर्ष का एक सपूत है डॉक्टर बी.डी. चौरसिया, उनके द्वारा लिखी एनाटॉमी विश्व में हर जगह पढ़ता है जी। क्योंकि ग्रे एनाटॉमी जैसी किताब बड़ी क्लिष्ट थी, इसके कारण से उसका सरलीकरण करके उसको अंग्रेजी में ही सरलीकरण किया गया जी। और डॉक्टर बी.डी. चौरसिया जो भारत के ही सपूत हैं, उनकी किताब को जगह पढ़ाया जाता है। जी। क्या आपने कभी सोचा कि अमेरिका में कोई हिंदी किताब पढ़ाएगा? या उन बच्चों पे कितना लोड आएगा जो हिंदी अंग्रेजी के बीच में सैंडविच बन जाएंगे? क्या उनसे कुछ पूछा गया है? तो मेरा सोचना ये है, जब हमारे पास दोनों चीजों की पद्धति अलग है तो उन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए। जी, बिल्कुल। आज आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अपने सामने, नाम के सामने वैद्य लिखने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। जी। तो डॉक्टर जैसी उपमाएं जो एलोपैथी की है वो अपने आगे यूज करते हैं। जी। आयुर्वेद और हिंदी की दवाइयों का सबसे बड़ा अभी पिछले 2 साल के अंदर काफी प्रादुर्भाव हुआ, मार्केटिंग हुई, जिससे उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ, लोगों ने भी अपनाना चालू किया। जी। बाबा रामदेव जो आयुर्वेद की कई सारी दवाइयों को प्रचलित करते हैं, क्या आपने कभी उनकी दवाइयों के नाम देखे हैं? कोरोनिल, ऑर्थोविट, कार्डियोनिल, ऐसे शब्द यूज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल। जब दूसरी पद्धतियां एलोपैथी को अपनी तरफ लेना चाह रही हैं, उनके नाम का, उनकी इमेज को भुलाना चाह रही हैं, तो क्या जरूरी है कि हम एलोपैथी में हिंदी अपनी डाल के उसका और क्लिष्ट किया जाए, उसको और मुश्किल कर दिया जाए बच्चों के लिए? जी। रही बात, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जी। आप बोलते हैं एजुकेशन टफ हो जाती है। हमारे साथ में कई सारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने जीवन काल में एमडी के दौरान, उसके बाद में कई सारे बच्चों को पढ़ाया होगा। जी। और हम उन बच्चों को, एमबीबीएस वाले बच्चों को अपनी ही भाषा में पढ़ाते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, लोग मराठी में पढ़ाते हैं। आप गुजरात में जाइए, गुजराती में पढ़ाते हैं। आप कन्नड़ में जाइए, कन्नड़ में पढ़ाते हैं। तमिल में जाइए, तमिल में पढ़ाते हैं। शब्दावली अंग्रेजी की होती है, मगर माध्यम उनकी भाषा का होता है। जी। तो मेरा सोचना ये है, इस चीज को कृपया करके उन विद्वान लोगों के पास छोड़ दिया जाए जो इसके विशेषज्ञ हैं। अगर वो कहते हैं कि हमें इसमें समस्या है, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जी। अन्यथा हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे वैश्विक स्तर पे अपने आप को कम्पीट करने में बड़ा ही मुश्किल पाएंगे। जी, बिल्कुल। डॉक्टर पंचोलिया जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें टीचर्स को हिंदी में व्याख्यान करना होगा, जिस तरीके से जो नया नियम है, और एनएमसी जो है वो हिंदी में जो है किताबों की परमिशन नहीं देती है, तो पूरक किताबें जो है इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने आदेशित किया है।
और अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से मार्गदर्शन लिया जाएगा। किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या इसमें कठिनाई आने वाली है इसको लेकर के? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें टर्मिनोलॉजी की काफी कठिनाई आएगी, जी अंडरस्टैंडिंग की काफी कठिनाई आने वाली है, जी और कई जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे इसमें जी कि आप उसका अर्थ गलत निकलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी इसमें। और तो जैसा आप कि डॉक्टर अभेदय जी ने भी चर्चा में कहा कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी पहले कहीं ना कहीं इसके लिए एक अभ्यास करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारा टीचिंग हुआ, आपका जो लर्निंग हुआ, टीचिंग हुआ, वो सब इंग्लिश के माध्यम से हुआ। जी आज तक नहीं देखा कि कोई हिंदी माध्यम में कुछ हो रहा। और हमें भी, जैसे हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, तो हमें भी जी कई बार बड़ी डिफिकल्टी आती है हिंदी में बोलने में, क्योंकि बिल्कुल उसको फिर हमको इंग्लिश में ही समझाना पड़ता है उसमें। जी और कई लोग इंग्लिश में, अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर ही बोलेगा, उच्च रक्तचाप आम पब्लिक भी नहीं बोल पाती। जी तो अ, ये वाली इश्यूज आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अगर हम बात करें इस विषय को लेकर के, तो व्यावहारिक रूप से आप कितना मानते हैं कि सार्थक होने में समय लगेगा इसे, या इतनी जल्दी ये व्यावहारिक रूप से हो पाएगा? देखो गिरिराज, इसमें व्यावहारिक रूप से इम्प्लीमेंट होने में समय बहुत लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। जो चीज हमारे देश में लगभग 100 वर्षों से अपनी जड़ें जमा चुकी है, और जो उसके विशेषज्ञ हैं वो सब उसी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं और उसी में समझे हुए हैं। हमें भी इंग्लिश में बहुत डिफिकल्टी आई थी जी जब हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में गए थे, तो इवन हम इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाते थे। जी तो वो डिफिकल्टीज वो बहुत आसान हो जाएगा, परंतु पढ़ाने में भी मुश्किल आएगी, पढ़ने में भी मुश्किल आएगी। और यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर नितिन जैन कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये विशेषज्ञों पे छोड़ दिया जाए, परंतु उसकी उनकी एक बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये आयुर्वेदीकरण नहीं है। जी एलोपैथी, दे आर नॉट चेंजिंग द पैथीज, ओनली दे आर चेंजिंग द मीडियम। जी तो हम लोग जो अभी इंग्लिश में कई चीजें समझाते हैं, जैसे हिंदी में समझाते हैं, अब ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज हो गई आजकल, किसी को मधुमेह बोल दो तो बोले ये कौन सी बीमारी है, बिल्कुल बिकॉज डायबिटीज इज सो कॉमन। जी तो उसको वहां पर हमको डायबिटीज और साथ में मधुमेह लिखना पड़ेगा, जी या मधुमेह के ब्रैकेट में डायबिटीज लिखना पड़ेगी। और जैसे पंचोलिया सर बोल रहे थे कि उच्च रक्तचाप आधे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उनके ब्रैकेट में हाई बीपी लिखना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, क्योंकि जब मैं अपने नोट्स बनाता था, मैं अपना बता रहा हूँ, जी क्योंकि दैट इज रियल डिफिकल्टी। मेरे परिवार में मेरे पापा 10वीं मैट्रिक उस समय होता था, वो जी मैट्रिक फेल थे और वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। बिल्कुल ही वॉज द ओनली पर्सन हु कैन राइट इन इंग्लिश। जी तो वो परिवार से मैं आया था। अब मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो मैं हिंदी में अपने नोट्स में उसका हिंदी लिखता था, या फिर वो जो आजकल इंग्लिश बोलते हैं ना, तो अपन तो APAN, अपन यानी वी के जगह अपन APAN, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता था। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराई जाएगी, पर आगे आने वाले समय में ये आसान हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग विल बी इजियर. The most important thing it will be understanding, and grasping capacity will be better. बिल्कुल। डॉक्टर अभिदय, आप जो है कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो प्रथम वर्ष में जो बच्चे आते हैं उनसे आपकी बातचीत होती होगी। निश्चित तौर पर ये सही है कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनको शुरुआती दौर में समस्या आती है अंग्रेजी पढ़ने में। फिर जब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीख जाते हैं, या कहते हैं कि ठोकर खाते खाते एक तरीके से आने लगती है। तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कि छात्रों के लिए एक परेशानी का सबब होगा, या आसानी से इसको किया जा सकता है? दूसरा, जो पंचोलिया सर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप भी कई जगह जाते हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जी, इसमें फिर मैं कहूंगा कि इसमें मेरी अगेन मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आप इसको वाइस वर्सा भी करके देखिए, है ना। आज हिंदी मीडियम स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आज आप हिंदी में कितने लोग मोबाइल चला रहे हैं, जी आज हिंदी में कितने लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जी आज
एक साधारण व्यक्ति भी साइन बोर्ड्स हिंदी में कितने देख रहा है, आप बताइए। तो जब सभी जगह अंग्रेजी का इतना बोलबाला दिख रहा है आपको, है ना, जहां आप अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में भी आप देखेंगे तो हिंदी की जगह अंग्रेजी नाम आ गए। तो अब आज उस समय में हम अपने बच्चों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो शायद हिंदी मीडियम में पढ़ा हो मगर इंग्लिश कंप्यूटर चला रहा हो बच्चा, इंग्लिश मोबाइल फोन पे इंस्ट्रक्शंस देख रहा हो, वो हिंदी में कैसे वो कर पाएगा, है ना। और डेफिनेटली आप ये सोचिए कि आज मैं ये नहीं कहूंगा, गांव में काफी सारे बच्चे आज भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी अगर हम माना जाए 50-50% भी लें तो आप उन बच्चों का भी सोचिए जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें इसमें कितनी तकलीफ होगी पढ़ने में। तो मैं ये फिर कहूंगा कि जैसा हम लोग करते आए हैं और जैसा डॉक्टर नितिन ने भी कहा है, डॉक्टर पंचोलिया, डॉक्टर राजेश ने भी कहा है कि हम लोग अपने बच्चों की पूरी मदद करते हैं। इंग्लिश में किताबों में लिखा जरूर होता है, हम उन्हें इंग्लिश की बजाय हिंदी में समझाते हैं, उन्हें उसका स्पष्टीकरण हिंदी में देते हैं, उसको सरल भाषा में उन्हें समझाते हैं हम। आज भी कितने सारे बच्चे, मैं खुद आंसर शीट्स एक साथ 200-200, 300-300 बच्चों की चेक करता हूँ एक साल में। मैं MBBS की, MD की बच्चों की, मैं सभी में देखता हूँ काफी बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं रहती है, मगर हमें उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसे कितना आता है, वो उस बारे में कितनी जानकारी रखता है। तो हमारे लिए आज अगर हम बोलें कि एक ये लैंग्वेज नहीं है, we are not learning or we are not teaching language, we are teaching science, और उस साइंस की कोई भाषा नहीं होती है। जिस भाषा में बच्चा अच्छे से समझ सकता है ना, कई चीजें अब ऐसी होती जैसे हम क्लिनिकल नॉलेज बोलते हैं, क्लिनिकल नॉलेज में तो भाषा का उपयोग ही नहीं होता है, वो आपको एग्जामिन करके समझनी पड़ती है। तो डॉक्टरी में तो ये सारी मिली जुली चीजें हैं, और मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली ये काफी परेशान करने वाली जो है ये एक डिसीजन लिया गया है जिससे सभी लोग परेशान होंगे, बच्चे भी, शिक्षक भी, और आगे जैसा पंचोलिया सर ने कहा कि जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज वाली बात नहीं है। हाँ, आप उन्हें समझाइए जरूर उनकी मातृभाषा में, जैसा जैन साहब ने कहा है, तमिल में ही सिखाया जाता है। बहुत ही कम शायद ऐसे मेडिकल कॉलेज इंडिया में होंगे जो थ्रू एंड थ्रू इंग्लिश में ही अपना सारा आचार विचार व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके से डॉक्टर अविदा वर्मा जी ने कहा, और निश्चित तौर पर वो सही बात है कि आज हिंदी भाषी भी अगर हो तो कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो अंग्रेजी में होता है। सरकार एक तरीके से ट्रायल भी इसको कर रही है, जैसा कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का रहेगा, ट्रायल बेसिस पर लिया जा रहा है, कमेटी बनाई गई है। क्या लगता है कमेटी कितनी सफल हो पाएंगी? आपको क्या लग रहा है कि निर्णय आने वाले समय में बदल भी सकता है? सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है, आने वाले समय में इस पर फिर से विचार हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है गिरिराज की ये एक लोक लुभावन एक फैसला मात्र है। जो नौनिहाल हैं, जो MBBS में प्रवेश ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत परेशानी का सबब होगा। वो एक्सपेरिमेंटल इंसान नहीं है, उन पे हम भाषा का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो सक्षम, संपन्न, दिमाग से तेज बच्चे होते हैं जो नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। इस तरह का उन पे लोड डालना, उनको डबल लैंग्वेज में पढ़ाई करना, उनके क्लिनिकल और मेडिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में एक रुकावट डालेगा। तो मेरा सोचना ये है कि जिस भाषा में सबसे ज्यादा लिटरेचर उपलब्ध है, जिस भाषा की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, और हमारे यहाँ के चिकित्सकों को नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विश्व भर में सबसे बेहतरीन चिकित्सक भारत के माने जाते हैं। अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से,
उन्होंने हर जगह अपना परचम लहराया है। बिल्कुल। तो इस तरह के डिसीजन से, इस तरह के फैसलों से मेरा तो सोचना है कि उनकी प्रतिभा को निखरने में, उनको संवरने में बहुत परेशानी आएगी। जी। और कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण से हमारी मेडिकल एजुकेशन, एलोपैथिक मेडिकल एजुकेशन का लेवल और उसकी जो मान्यता है विश्व भर में, उसको कहीं बट्टा न लग जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक जिनका कई वर्षों का अनुभव है मेडिकल क्षेत्र को लेकर के, डॉक्टर ए के पंचोलिया जी, डॉक्टर अविदा वर्मा जी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी इंदौर से और डॉक्टर नितिन जैन जी ग्वालियर से। साफ तौर पर सभी चिकित्सकों ने कहा कि एक तरीके से शुरुआती दौर में निश्चित तौर पर जो है परेशानी आएगी, टीचर्स को भी आएगी, बच्चों को भी आएगी। और जैसा कि डॉक्टर राजेश जी ने कहा कि एक अगर प्रयोग भी सरकार कर रही है तो इसमें निश्चित तौर पर सफल होने में समय लगेगा, समय लग सकता है। और डॉक्टर अविदा वर्मा जी और पंचोलिया जी ने जिस तरीके से कहा कि आज के समय में अगर हम देखें तो हिंदी भाषी भी हर जगह अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, हमारे दैनिक जीवन की जो जितनी भी चीजें उनमें ज्यादातर जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग हो रहा है। जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपका इसको लेकर के क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं सरकार की इस पहल को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा और मुझे और सभी मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।